about atomic masses, which means atomic mass, that what is atomic mass and how we can calculate an atomic mass. So first of all, atomic mass is nothing but mass of an atom. An atom means single atom. मतलब कि आपका कोई भी एक एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा मैं एलिमेंट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा ना एक एटम बनाया. इमेजिन करो, अपना इमेजिन पावर यूज़ करो, तो इसका मास तो निकल जाता है. आप बोलते हो कि जैसे मैं किसी इंसान का वेट 60 kg होगा, 65 kg होगा, तो उसका तो मास निकल जाता है, मास का वेट निकल जाता है. बट इसका कैसे निकालना है? एटम का मास कैसे निकालोगे? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. तो इसका मास कैसे निकालोगे? अब देखिए मास क्या होता है. सिंपल भाषा में अगर आप बोलते हो तो आप उसको केजी मेजर करते हो, ग्राम मेजर करते हो. बट आप एक बात बताइए, पहले आप इसकी स्टेट को समझिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स एंड डिफरेंट एटम्स विल हैव डिफरेंट मासेस. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ए और बी जो मेरे एलिमेंट है, इनका इसका एटम है ए और इसका एटम है बी. यहाँ पे पूरा एलिमेंट लिया, यहाँ पे एटम लिया, कंफ्यूज मत करना. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इसका एटम लिया और यहाँ पे आपने इसका एटम लिया. अब आप क्या नोटिस करेंगे कि ए का एटम जो है उसका वेट अलग, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा. दोनों लोग डिफर करेंगे, वो लोग सेम नहीं होंगे कभी भी. कैसे? देखिए ए एलिमेंट में समझिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा थे. ये ए का एटम है और यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है बी के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से. कितने से? एक ज्यादा है. खाली मतलब कि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. मतलब क्या है? फिर देखिए, फिर जो एक प्रोटॉन और जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पूरे के पूरे मास में फर्क डालेंगे और इसका मास कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा निकलेगा इसके मास से, बी के मास से, क्योंकि यहाँ पे तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम थे. इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का मास डिफरेंट होता है. अगर आप कार्बन का एटम लोगे और ऑक्सीजन का एटम लोगे तो उसका जो मास आएगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा. बट मैं क्या बोलता हूँ कि आप इसका भी सेपरेटली निकाल लो और इसका भी सेपरेटली निकाल लो. हम लोग को निकालना है मासेस. बट अब देखिए, इतना चीज समझ में आया कि हम लोग को एक सिंगल एटम का मास निकालना है. मुझे कार्बन के एक सिंगल एटम का मास निकालना है, मुझे ऑक्सीजन के सिंगल एटम का मास निकालना है, मुझे CO2 जो मॉलिक्यूल है उसका एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, मॉलिक्यूल लेवल पे निकालना है, एटम के लेवल पे निकालना है. ऐसा बहुत कुछ करना है मुझे. अब देखिए, एटम होता है बहुत ज्यादा स्मॉल, तो उसका मास भी बहुत क्या होगा? बहुत ज्यादा स्मॉल होगा. वेरी स्मॉल. यहाँ पे मास भी बहुत क्या होगा? बहुत ज्यादा स्मॉल होगा. अब यहाँ पे मास वाले कॉन्सेप्ट को रखो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे इधर आओ. यहाँ पे मैंने मीटर और सेंटीमीटर लिख के रखा है. इसका मतलब देखिए कि मैंने ऐसा क्यों लिख के रखा है. देखिए दोस्तों, मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो कि मुझे इतने किलोमीटर जाना है, मेरा स्कूल इतने किलोमीटर दूर है, मेरा घर इतने किलोमीटर दूर है, तो आप इसको स्केल सेंटीमीटर में चीजें दी होती है, मीटर में दी होती है, तो ये चीज आप डेली लाइफ में करते हो. बट मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एटॉमिक रेडियस बताओ, एटॉमिक रेडियस बताओ मीटर और सेंटीमीटर की मदद से. क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. उसके लिए आप एक यूनिट यूज करते हो, पिकोमीटर. पिकोमीटर का होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, ये 10⁻⁻12 मीटर रहता है. ऐसा क्या है? 10⁻⁹ ऐसा कुछ वैल्यू रहता है. वैल्यू से मेरा मतलब नहीं है आपको, यहाँ पे मैंने और डाल दिया, बट यहाँ पे आपको वैल्यू से मेरा मतलब नहीं है. मेन आपको जानना है कि पिकोमीटर बहुत ज्यादा छोटा होता है मीटर और सेंटीमीटर के कंपैरिजन में. मतलब आप पिकोमीटर को आप एटॉमिक रेडियस को मेजर करना. और एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है मेरा, तो न्यूक्लियस उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, उसका डिस्टेंस होता है आपका एटॉमिक रेडियस. तो देखिए ये तो एक चीज होगी. तो जब एटॉमीटर छोटा है तो उसका रेडियस भी बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो उसके आपने एक पिकोमीटर बनाया. वैसे जब मैं मास कैलकुलेट करूंगा तो ये तो ना मेरा मास मेरा ग्राम और किलोग्राम में तो बहुत ज्यादा छोटा आएगा ना, वो तो पॉसिबल नहीं होगा. आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, बट एक जनरल बात करने के लिए आप थोड़ी ना ग्राम का कि इतने इतने ग्राम होता है. उसके लिए हम लोग ने एक नया यूनिट बनाया है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक इसको बोलते हैं, इतना लंबा इसका नाम ही है. पिकोमीटर तो छोटा हो गया ना, पर इसका नाम ही इतना बड़ा है. और आज के डेट में आप, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हो. जैसे पिकोमीटर को आप PM लिखते हो ना, PM, वैसे AMU को आप लिखते हो, एटॉमिक मास यूनिट को. और आज के डेट में इसको और भी छोटा करते हो, यूनिफाइड मास बोलते हो. आप इसको खाली यूसे रिप्रेजेंट करते हो, इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास. ये यूनिट है एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए. अब आपको इसका यूनिट समझ में आ गया.
और आपको पता चलेगा कि एटॉमिक मास मतलब कि एक एटम का कितना मास है। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटम होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का एटम अलग अलग होगा, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा वो भी अलग होगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा वो भी अलग होगा। तो उतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एटॉमिक मास का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 AMU का वैल्यू कैसे निकालेंगे। पर देखिए ये सब वैल्यू निकालने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ चलना पड़ेगा। एटॉमिक मास को समझ, एटॉमिक मास आप जान चुके कि क्या होता है कि एक सिंगल एटम का मास कितना होता है, वो एटॉमिक मास निकालना होता है। बट देखिए, और वो भी डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटम रहेगा, फिर उनका डिफरेंट मास निकल जाएगा। वो चीज अभी समझ चुके हो। सबसे पहले यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी को समझो और यहाँ पे इसका आपको मैं यूज करना बताऊंगा। देखिए, रिलेटिविटी का मतलब होता है टू रिलेट। आप किसी चीज को ना रिलेट कर रहे हो। रिलेट करना क्या हो जाता है, टू कंपेयर। आप कंपैरिजन कर रहे हो। अब मैं इसका आपको एग्जांपल में समझना है। देखिए, राजू का वेट है 60 kg। देखिए, केजी मास का यूनिट आपको पता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। पर नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो कि मेरा वेट 60 kg, तो उस नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे 60 kg लिखा है, वरना पता चले आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप कमेंट करोगे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, राजू का वेट है 60 kg, मोहन का वेट है 120 kg और रोहन का वेट है 30 kg। ध्यान से नोटिस करना, अगर मैं राजू और मोहन को कंपेयर करूं, राजू के रिस्पेक्ट से, राजू और मोहन को कंपेयर करूं राजू के रिस्पेक्ट से, तो मोहन क्या है, मोहन का वेट क्या है, मोहन का वेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ राजू वेट, 2 टाइम्स ऑफ राजूज वेट, 2 टाइम्स ऑफ राजूज वेट। मैंने राजू और मोहन को कंपेयर किया राजू के रिस्पेक्ट से, तो मैंने क्या बोला कि 2 टाइम्स ऑफ राजूज वेट इज इक्वल्स टू मोहन का वेट, मोहन का वेट। अब मैं करता हूं राजू और रोहन को कंपेयर करता हूं, राजू और रोहन कंपेयर करता हूं और यहां से क्या कहता हूं कि रोहन्स वेट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ राजूस वेट, हाफ ऑफ राजूस वेट। यहां पे आप देख रहे हो कि मैं इसके राजू के वेट से सबको कंपेयर कर रहा हूं। यहां पे अगर मैं मोहन के रिस्पेक्ट से करता तो क्या होता है कि राजू का वेट, राजूस वेट इज हाफ ऑफ मोहन्स वेट एंड और देखिए, और एंड रोहन वेट इज 1/6 ऑफ मोहन्स वेट, रोहन्स वेट इज 1/6 ऑफ मोहन्स वेट, ऐसे आप बोलते हैं। अगर मैं मोहन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करता तो, अगर आप यही रोहन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते दोनों को, राजू और मोहन को, तो क्या बोलते कि राजूस वेट इज 2 टाइम्स ऑफ रोहन्स वेट एंड मोहन्स वेट इज 4 टाइम्स ऑफ रोहन्स वेट। समझ में? मेरी बातों को आंसर ना करना नहीं समझ तो वीडियो को स्लो करके और उसके बाद देखना। तो आपको एक कंपैरिजन का ताकत बता दिया। तो ये मैंने आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लेवल पे करके बताया कि इसका वेट इसके 2 गुना है, इसका वेट इसके इतने गुना है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए, इस जो अर्थ है ना, यहाँ पे ना किसी की भी ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब क्या कि जैसे आप बोलते हो कि आप 60 kg को, 60 kg क्या है, कुछ भी नहीं, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। आपका असल में कितना वेट है किसी को भी नहीं पता है, आपको किसी चीज से कंपेयर करके बताया गया है। जैसे मोहन का एक्चुअली किसी को नहीं पता है, सबको पता है कि 2 टाइम्स ऑफ राजू वेट है, तो राजू को जितना। वैसे ही देखिए, लोग कहते हैं कि लंदन में एक पत्थर रखा गया है जिसका वेट लंदन में एक पत्थर है जिसका वेट को उन्होंने 1 kg एज्यूम कर लिया है, इक्वल टू 1000 ग्राम। मतलब कि उसको वेट को उनको 1000 ग्राम अज्यूम कर लिया है उस चीज को, कि इस पत्थर का वेट 1 kg, ऐसा हम लोगों ने अज्यूम कर लिया ऐसे रैंडमली। एकदम देखिए, एक रैंडम कॉल है एक इंसान द्वारा कि मैं इसको 1 kg मान लूंगा, एकदम रैंडम चीज है। इसमें मतलब कोई भी साइंस नहीं इन्वॉल्व है, खाली मेरा मन किया कि मैंने इसको 1 kg, जैसे मैं बोल दूं कि आज से मान लो कि इस पेन का जितना भी वेट है उसको 1 kg मान लो, तो समझिए कि मैं, ये मुझे पेन मिला, ये इसका मैंने इसको ऐसा लिया और मैंने देखा कि इसका आधा वेट है, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ रेड पेन, ब्लू पेन का वेट है। तो कुछ ऐसा ही है, बट ये तो बात हो गई केजी की। पर मैं आपको क्या बताता हूँ कि एटम का भी मास मेजर करने के लिए ना हम लोग को रिलेटिविटी का यूज करना पड़ेगा। एटम का मास करने के लिए भी, एटम का मास को मेजर करने के लिए भी हम लोग को रिलेटिविटी का यूज करना पड़ेगा। अब इसके लिए कंपैरिजन का एक बेस रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, जो मैंने राजू, मोहन और रोहन का एग्जांपल लिया था, वहां पे देखिए ये बात आप समझ गए, क्योंकि मैं जानता था कि राजू का वेट इतना है, मोहन का वेट इतना है और रोहन का वेट इतना है। बट अगर आप बाहर दुनिया में जाते हैं जिसको राजू और मोहन का पता ही नहीं है,
तो उसको कैसे बता पाते हैं? तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा एटम लेना पड़ेगा जिसके बारे में सबको पता हो, जिसके बारे में सबको नॉलेज हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मतलब वो जाना जाता हो, यूनिवर्सली इसका नाम हो। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मुझे भी अब कंपैरिजन करके ही एटम का मास निकालना पड़ेगा। मुझे कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, तब जाके मैं एटम का मास निकाल पाऊंगा, एक सिंगल एटम का। अब उसके लिए देखिए, कंपेयर करने के लिए आपको एक एटम चाहिए रहेगा, एक एटम चाहिए रहेगा कोई भी एलिमेंट का, एक एटम चाहिए रहेगा कोई भी एलिमेंट का। अब वो एलिमेंट कौन सा होगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये एक एटम, मुझे एक एटम चाहिए कंपैरिजन करने के लिए कोई भी एलिमेंट का, बट वो एलिमेंट के भी कुछ कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे तभी मैं उस एलिमेंट को एज अ बेस लूंगा। बेस लेना पड़ेगा उसको कि मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैं बाकी सारे एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, बाकी जितने प्योर टेबल में 118 एलिमेंट है ना, उनको इसी के वजह से कंपेयर करूंगा। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है अबंडेंस का। अब अबंडेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, अबंडेंस का मतलब एकदम सिंपल है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है अबंडेंस, कि नेचर में वो चीज कितनी प्रेजेंट है, नेचर में कितना ज्यादा वो चीज प्रेजेंट है, नेचर में कितना ज्यादा वो चीज प्रेजेंट है, उसी को आप बोलोगे अबंडेंस। कितना ज्यादा प्रेजेंट है कोई भी चीज, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, प्रेजेंट है, ताकि सबको पता हो ना। ज्यादा रहेगी तो ज्यादा लोगों को पता भी रहेगी, हर जगह रहेगी। फिर अगर ज्यादा रहेगी तो समझना है कि इतना ज्यादा वो चीज का वो होना चाहिए, डिमांड, मतलब कि अबंडेंस होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में वो पाई जानी चाहिए नेचर में, पृथ्वी में। उसके बाद सेकंड है लीस्ट रिएक्टिविटी। लीस्ट रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, कि वो एकदम कम भी ना रिएक्ट करे। जैसे देखिए, आपके जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो लोग केमिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब कि वो रिएक्शन ही नहीं कर सकते इनर्ट गैसेस। तो आपको ऐसा एलिमेंट भी नहीं चाहिए। लीस्ट रिएक्टिविटी ये नहीं चाहिए, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड आता है मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव, अब ये भी नहीं चाहिए एकदम ज्यादा भी ना रिएक्ट करता हो, लिथियम की तरह, सोडियम की तरह इतना ज्यादा रिएक्ट भी ना करता हो, वरना कि उसका एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इतना रिएक्ट भी ना करता हो और ना ही एकदम कम, एकदम मॉडरेट रिएक्टिविटी, मॉडरेट मीडियम लेवल का मॉडरेट रिएक्टिविटी, ये चीज होनी चाहिए उसके अंदर। मतलब कि रिएक्ट करे पर एक अच्छे लेवल पे, एक लिमिट में रिएक्ट करे। उसके बाद चौथा चीज क्या होना चाहिए? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी देखिए हम लोग को समझने के लिए ये बुक में ज्यादा नहीं दिया गया, बट अगर आप समझ जाओगे तो आपका दिमाग चलेगा कि हम लोग ने जो एलिमेंट लिया है कंपैरिजन करने के लिए, वो क्यों लिया है, किस वजह से लिया है। आइसोटोप, इस बात को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप को सुनोगे तो आपको पहले यही आएगा, और डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब एलिमेंट आपका एक ही रहेगा। समझे, कार्बन लिया आपने तो कार्बन का एक C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है, सब कार्बन है, कार्बन सब है। बट आपने कोरोना वायरस का भी वेरिएंट सुना होगा, तो ये भी जैसे C12 इसका एक अलग वेरिएंट है, इसका एक अलग वेरिएंट है और इसका भी एक अलग वेरिएंट है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब ज्यादा आइसोटोप भी ना हो। जैसे देखिए, मोस्टली ना हर एक एलिमेंट का आइसोटोप होता है, मतलब कि सबके एलिमेंट्स के ना आइसोटोप होते हैं। मतलब और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की वजह से। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे जाने कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, हम लोग मेन इसको समझेंगे कि ज्यादा आइसोटोप ना हो। तो आइसोटोप ज्यादा ना हो, कम आइसोटोप हो, कोई भी एलिमेंट का कम आइसोटोप हो। पहला था एबंडेंस, की वो नेचर में कितना ज्यादा प्रेजेंट है। सेकंड था ज्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। थर्ड था ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। फोर्थ था कि एकदम लिमिट में रिएक्ट करे, मॉडरेट रिएक्टिविटी होनी चाहिए उसकी। और फिफ्थ था आइसोटोप की उसके आइसोटोप्स कम हो, उसके वेरिएंट्स कम हो, उसके टाइप्स कम हो। मैं तो आपको टाइप समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, आई होप कि कोई चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जानते हैं कि वो एलिमेंट क्या है जिसके बेस पे हम लोग करने वाले हैं। वो है कार्बन का C12 वेरिएंट, C12 जिसका एटॉमिक मास C12 है। ये एटॉमिक मास है ना इसका। यही हमारा बेस एलिमेंट है जिसके मदद से हम लोग सारे एटम के मास निकालने वाले हैं। ये सारे कैरेक्टर को फिक्स करता है। ये नेचर में ज्यादा पाया जाता है। ये कम रिएक्ट भी नहीं करता है, ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता है, मॉडरेट रिएक्टिविटी करते हैं। आइसोटोप बहुत ज्यादा कम है, इतना ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो ये सारे कंडीशन से सेटिस्फाई कर दिए। समझ में आ गया था हर चीज। अब देखिए, अब क्या है
पहले मैं इसे पूरी मिटा दूं। अब देखिए दोस्तों, तो कार्बन तो मिल गया, कार्बन तो मिल गया, बट अब कार्बन के एक एटम का मास कितना है? कार्बन के एक एक एटम का मास कितना है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पहले निकालो, तब आपको कार्बन के एक एटम का मास मिलेगा। समझ में आया? मैंने आपको क्या बताया कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि C का 12 वाला वेरिएंट, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको बेस एलिमेंट बनाएंगे और इसके कंपेरिजन में बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालेंगे। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया। अब आगे की बात है, देखते हैं कि अभी आप लोग आगे कैसे करेंगे, बट आपको इतना सब कुछ समझ में आया।